हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनुराग जायसवाल। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी गाइड में एक बार फिर से स्वागत है। आज के हम अपने इस वीडियो लेक्चर में सीजी टेट 2026, सी टेट 2026 और शिक्षक भर्ती परीक्षा 2026 के एक महत्वपूर्ण विषय बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत बच्चों का संवेगात्मक विकास के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग अपने इस वीडियो लेक्चर में बच्चों का संवेगात्मक विकास के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आप लोगों को बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो चलिए हम लोग ज़्यादा विलम्ब न करते हुए अपने आज की इस वीडियो लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। तो चलिए हम लोग बच्चों में संवेगात्मक विकास के बारे में पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो हम लोग संवेगात्मक विकास को देखें उससे पहले हम लोगों को संवेग के बारे में देखना है। तो हम लोग देखते हैं कि जो संवेग शब्द है उसका अंग्रेजी रूपांतरण इमोशन होता है। संवेग शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण क्या होता है? इमोशन होता है। और यह इमोशन शब्द लैटिन भाषा के शब्द इमोवेयर से बना है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है संवेग शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण इमोशन है, जो कि लैटिन भाषा के शब्द इमोवेयर से बना है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इमोवेयर का अर्थ होता है उत्तेजित कर देना, अर्थात संवेग वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति उत्तेजित हो जाता है। आप लोग को याद रखना है इमोवेयर का अर्थ उत्तेजित कर देना होता है, अर्थात संवेग वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति उत्तेजित हो जाता है। इसके बाद हम लोग संवेग का शाब्दिक अर्थ देखते हैं। तो वेग से युक्त अर्थात जब व्यक्ति वेग से युक्त होकर कार्य करता है तो उसे संवेग कहता है। आप लोग को याद रखना है वेग से युक्त होकर जब व्यक्ति कार्य करता है तो उसे संवेग कहते हैं। दूसरे शब्दों में आंतरिक भावों को बाहर की ओर गति देना क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम लोग क्या बोल सकते हैं? आंतरिक भावों को बाहर की ओर गति देना संवेग कहलाता है। या फिर जब व्यक्ति वेग से युक्त होकर कोई कार्य करता है तो उसे संवेग कहा जाता है। देखिए, संवेग एक जटिल अवस्था होती है जिसके उत्पन्न होने से कुछ प्रतिक्रियाएं जैसे हृदय की धड़कन में परिवर्तन, रक्तचाप में परिवर्तन, सांस की गति में परिवर्तन, आंखों का लाल होना, चेहरे में परिवर्तन होना आदि दिखाई देता है। अब हम लोग संवेग को एक उदाहरण से समझते हैं। जब कोई व्यक्ति क्रोधित होता है तो उसकी मुट्ठियां खींच जाती है, माथे पर सलवटें पड़ जाती है, दांत किटकिटाने लगता है, ऊपर से नीचे तक उसका पूरा शरीर उत्तेजित दिखाई पड़ता है, जैसा कि यहाँ पर आप लोगों को चित्र में दिखाई दे रहा है। तो हमारी इस उत्तेजित दशा का नाम क्या है? इसे ही संवेग कहा जाता है। इसको हम लोग एक और तरीके से समझते हैं। जैसे एक बच्चा है, उसे चॉकलेट नहीं दिया जाता है और उसके बगल में बैठे बच्चे को यदि चॉकलेट दिया जाएगा तो जिस बच्चे को चॉकलेट नहीं मिला है वो गुस्से में आकर उस बच्चे का चॉकलेट छीन लेगा। तो गुस्से में यहाँ पर बच्चा आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? बच्चा संवेग में आ चुका है। देखिए, आप लोगों को याद रखना है गुस्सा ही केवल संवेग नहीं है, इसके अतिरिक्त जो प्रेम होता है, भय होता है, ये सब भी संवेग के अंतर्गत शामिल होते हैं। इसके बाद हम लोग संवेग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं देखेंगे जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग परिभाषा देखेंगे वो कौन सा है? तो वो है वुडवर्थ के अनुसार। तो हम लोग संवेग की परिभाषा किसके अनुसार देखेंगे? वुडवर्थ के अनुसार। तो ये परिभाषा कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो वुडवर्थ के अनुसार संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। आप लोगों को याद रखना है वुडवर्थ के अनुसार संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। इसके बाद हम लोग मैकडूगल के अनुसार संवेग की परिभाषा देखेंगे। तो मैकडूगल के अनुसार संवेग मूल प्रवृत्तियों का हृदय है। आप लोग को याद रखना है मैकडूगल के अनुसार संवेग मूल प्रवृत्तियों का हृदय है। देखिए, प्रत्येक मूल प्रवृत्तियां एक विशेष संवेग से जुड़ी होती है। संवेग मूल प्रवृत्तियों को क्रियान्वित करने और व्यक्ति को व्यवहार करने के लिए प्रेरित करने वाले आंतरिक भावनात्मक तत्व हैं। संवेग के बिना मूल प्रवृत्तियां केवल निष्क्रिय प्रेरणाएं होती है। इसके बाद हम लोग बच्चों में संवेगात्मक विकास के बारे में देखते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है बच्चों में संवेगात्मक विकास का अर्थ है
उनकी भावनाओं जैसे खुशी, दुख, गुस्सा, डर आदि की उत्पत्ति, अभिव्यक्ति और नियंत्रण करने की क्षमता का विकास है। देखिए, बच्चे विभिन्न प्रकार की भावनाएं जैसे खुश होना, दुख होना, गुस्सा करना, डर लगना आदि का अनुभव करते हैं और अपनी भावनाओं को विभिन्न तरीकों से वे व्यक्त करते हैं, जैसे कि मुस्कुराना, रोना या फिर शब्दों के माध्यम से उन्हें व्यक्त करना। बच्चे अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं ताकि वे अचानक प्रतिक्रिया करने के बजाय अधिक परिपक्वता दिखा सकें। अब हम लोग बच्चों में संवेग के प्रकार को देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि मैकडूगल ने संवेगों का संबंध मूल प्रवृत्तियों से माना है। मैकडूगल ने संवेग के 14 प्रकार बताए हैं। तो यह इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। जो संवेग के प्रकार हैं और उससे संबंधित जो मूल प्रवृत्तियां हैं उसको एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो आप लोग इनको अच्छे से देखेंगे। तो हम लोग एक साइड देखेंगे मूल प्रवृत्ति और दूसरे साइड देखेंगे संवेग के प्रकार। तो हमारा जो पहला मूल प्रवृत्ति है वो है पलायन, और पलायन का जो संवेग है वो क्या है? भय। तो कोई व्यक्ति भय की स्थिति में होता है तो वो क्या करेगा? वहाँ पर से पलायन कर जाएगा, भाग जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है पलायन जो मूल प्रवृत्ति है उसका संवेग क्या है? तो उसका संवेग है भय। इसके बाद जो दूसरा मूल प्रवृत्ति है वो है युयुत्सा। तो युयुत्सा का मतलब होता है युद्ध करने की अभिलाषा या लड़ाई करने की इच्छा। तो युयुत्सा मूल प्रवृत्ति का संवेग क्या है? तो इसका संवेग है क्रोध। तो कोई व्यक्ति युद्ध करने की इच्छा करता है या फिर लड़ाई करने की इच्छा करता है तो उसके अंदर में क्या है? तो उसके अंदर में क्रोध है। इसके बाद जो हमारा अगला मूल प्रवृत्ति है वो है निवृत्ति, और निवृत्ति का संवेग क्या है? तो इसका संवेग है घृणा। तो जब किसी व्यक्ति को किसी चीज़ से घृणा होती है तो वह उससे दूर रहने या बचने की तीव्र इच्छा जाहिर करता है। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है निवृत्ति का संवेग क्या है? घृणा। इसके बाद जो हमारा अगला मूल प्रवृत्ति है वो है संतान की कामना। तो संतान की कामना का संवेग क्या रहेगा? इसका संवेग रहेगा वात्सल्य। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है संतान की कामना का संवेग क्या है? वात्सल्य। इसके बाद जो हमारा अगला मूल प्रवृत्ति है वो है शरणागत, और शरणागत का जो संवेग है वो क्या है? करुणा। तो आप लोगों को याद रखना है शरणागत मूल प्रवृत्ति का संवेग क्या है? करुणा। इसके बाद जो हमारा अगला मूल प्रवृत्ति है वो है काम प्रवृत्ति, और काम प्रवृत्ति का जो संवेग है वो क्या है? कामुकता। तो आप लोगों को क्या याद रखना है? काम प्रवृत्ति का जो संवेग है वो क्या है? कामुकता है। इसके बाद जो अगला मूल प्रवृत्ति है वो है जिज्ञासा, और जिज्ञासा का जो संवेग है वो है आश्चर्य। तो जब हम आश्चर्यचकित होते हैं तो हम उस अप्रत्याशित घटना या वस्तु के बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला मूल प्रवृत्ति है वो है दीनता, और दीनता का जो संवेग है वो है आत्महीनता। तो जब व्यक्ति के मन में कुछ नहीं कर पाने जैसे नकारात्मक भावनाएं आती है तो यह आत्महीनता की भावना को जन्म देती है। इसके बाद जो हमारा अगला मूल प्रवृत्ति है वो है आत्मगौरव, और आत्मगौरव का संवेग क्या है? तो वो है आत्माभिमान। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है आत्मगौरव का जो संवेग है वो क्या है? आत्माभिमान है। इसके बाद जो हमारा अगला मूल प्रवृत्ति है वो है सामूहिकता, और सामूहिकता का संवेग क्या है? अकेलापन। तो हम लोग देखते हैं कि कोई व्यक्ति जो अकेला रह रहा है तो अकेलेपन के कारण वो क्या करना चाहेगा? समूह में बनाकर रहना चाहेगा, मतलब वो समूह में रहना चाहेगा। इसके बाद जो हमारा अगला मूल प्रवृत्ति है वो है भोजन की खोज, और भोजन की खोज का संवेग क्या है? भूख। तो जब किसी भी व्यक्ति को भूख लगेगा तो वो क्या करेगा? भोजन की खोज करेगा। इसके बाद जो हमारा अगला मूल प्रवृत्ति है वो है संग्रहण, और संग्रहण का जो संवेग है वो है अधिकार। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है संग्रहण मूल प्रवृत्ति का संवेग क्या है? अधिकार है। इसके बाद जो हमारा अगला जो मूल प्रवृत्ति है वो है हास्य, और हास्य का जो संवेग है वो है आमोद। तो जब हम लोग कभी भी प्रसन्न होंगे तो क्या करेंगे? हंसेंगे। ठीक है, इसलिए आप लोगों को याद रखना है हास्य मूल प्रवृत्ति का जो संवेग है वो क्या है? आमोद है। इसके बाद जो हमारा अगला मूल प्रवृत्ति है वो है रचना, और रचना का जो संवेग है
वो है कृति। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है रचना मूल प्रवृत्ति का संवेग क्या है, कृति। तो इन 14 मूल प्रवृत्ति और उनके संवेग को आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम लोग मैकडूगल ने जो संवेग के 14 प्रकार बताए हैं उसको सकारात्मक और नकारात्मक संवेग के रूप में देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सकारात्मक संवेग के रूप में देखेंगे। तो सकारात्मक संवेग में किसको किसको शामिल किया जाएगा, वात्सल्य, करुणा, आमोद, आश्चर्य, आत्माभिमान, कृति और अधिकार को सकारात्मक संवेग के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। जबकि नकारात्मक संवेग के अंतर्गत क्रोध, घृणा, भय, आत्महीनता, कामुकता, अकेलापन और भूख को शामिल किया जाएगा। तो आप लोगों को याद रखना है सकारात्मक संवेग के अंतर्गत वात्सल्य, करुणा, आमोद, आश्चर्य, आत्माभिमान, कृति और अधिकार को शामिल किया जाता है। जबकि नकारात्मक संवेग के अंतर्गत क्रोध, घृणा, भय, आत्महीनता, कामुकता, अकेलापन और भूख को शामिल किया जाता है। इसके बाद हम लोग संवेग के प्रकार के रूप में प्राथमिक संवेग और द्वितीयक संवेग के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्राथमिक संवेग के बारे में देखते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है प्राथमिक संवेग वे भावनाएं होती है जो जन्मजात और सार्वभौमिक होती है, जिनका अनुभव हर इंसान को होता है। तो प्राथमिक संवेग के अंतर्गत किसको किसको शामिल किया जाता है, तो इसके अंतर्गत घृणा, उदासी, भय, आश्चर्य, सुख और क्रोध को शामिल किया जाता है। इसके बाद जो हमारा दूसरा प्रकार है वो है द्वितीयक संवेग। तो द्वितीयक संवेग वे भावनाएं हैं जो प्राथमिक संवेगों के प्रति हमारी प्रतिक्रिया के रूप में उत्पन्न होती है। ठीक है, तो द्वितीयक संवेग के अंतर्गत किसको शामिल किया गया है, शर्मिंदगी, अभिमान, सहानुभूति, शर्म, अपमान, अपराध बोध जैसे संवेग को द्वितीयक संवेग के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो आप लोगों को याद रखना है प्राथमिक संवेग के अंतर्गत किसको शामिल किया गया है और द्वितीयक संवेग के अंतर्गत किनको किनको शामिल किया गया है, इसको आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। इसके बाद एक प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि 3 माह की अवस्था का प्रारंभिक संवेग क्या क्या है। तो आप लोगों को याद रखना है 3 माह की अवस्था का प्रारंभिक संवेग प्रसन्नता, घृणा और उदासी है। इसके बाद आप लोगों को याद रखना है स्पिनोजा ने प्राथमिक संवेग के रूप में 3 संवेगों हर्ष, शोक और इच्छा को स्वीकार किया है। आप लोगों को याद रखना है स्पिनोजा ने प्राथमिक संवेग के रूप में 3 संवेगों हर्ष, शोक और इच्छा को स्वीकार किया है। इसके बाद आप लोगों को याद रखना है रास ने संवेग को 3 भागों में बांटा है। पहला है ज्ञानात्मक संवेग, दूसरा क्रियात्मक संवेग, तीसरा भावनात्मक संवेग। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है रास ने संवेग को 3 भागों में बांटा है। पहला है ज्ञानात्मक संवेग, दूसरा है क्रियात्मक संवेग और तीसरा है भावनात्मक संवेग। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि भारतीय दार्शनिकों ने संवेग के केवल 2 रूप ही माने हैं और ये 2 रूप क्या है, राग और द्वेष। तो आप लोगों को याद रखना है भारतीय दार्शनिकों ने संवेग के केवल 2 रूप माने हैं, पहला है राग और दूसरा है द्वेष। इसके बाद हम लोग विभिन्न अवस्थाओं में बच्चों में संवेगात्मक विकास के बारे में देखते हैं। तो हम लोग 3 अवस्थाओं में बच्चों में संवेगात्मक विकास के बारे में देखेंगे। पहला है शैशवावस्था, दूसरा बाल्यावस्था और तीसरा है किशोरावस्था। तो सबसे पहले हम लोग शैशवावस्था में बच्चों में संवेगात्मक विकास के बारे में देखते हैं। तो देखिए शिशु जन्म के समय से ही संवेगात्मक व्यवहार प्रकट करना प्रारंभ कर देता है, जैसे रोना, चिल्लाना, हाथ पैर पटकना आदि संवेगात्मक व्यवहार को दर्शाता है। देखिए जन्म के समय शिशु मुख्य रूप से 2 भावनात्मक प्रतिक्रियाएं दिखाते हैं। पहला है आकर्षण और दूसरा है अलगाव। वे सुखद स्थितियों के प्रति क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं और अप्रिय उत्तेजनाओं से वे दूर हट जाते हैं, जिसे क्या बोला जाता है, अलगाव कहा जाता है। इसके बाद आप लोगों को याद रखना है इस अवस्था में शिशु में भय, क्रोध, प्रेम, खुशी जैसे संवेग विकसित हो जाते हैं। तो ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आप लोगों को याद रखना है शैशवावस्था में शिशु में भय, क्रोध, प्रेम, खुशी जैसे संवेग विकसित हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस अवस्था में शिशु का संवेगात्मक व्यवहार बहुत अस्थिर होता है। जैसे शिशु को भूख लगने पर वह रोता है और दूध मिलने पर तुरंत शांत हो जाता है, क्योंकि वे अपनी भावनात्मक ज़रूरतों को व्यक्त करने के लिए
मुख्य रूप से रोने जैसी सरल क्रियाओं पर निर्भर होते हैं और अपनी भावनाओं को तुरंत बदलने में सक्षम होते हैं। देखिए, यह असंतुलन इसलिए होता है क्योंकि उनकी मानसिक और शारीरिक क्षमताएं अभी विकसित हो रही है, जिससे वे अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के बजाय प्रतिक्रिया करते हैं। इसके बाद आप लोगों को याद रखना है, इस अवस्था में शिशु के संवेगात्मक विकास में क्रमशः परिवर्तन होते जाता है। जैसे प्रारंभ में शिशु प्रसन्न होने पर मुस्कुराता था और बाद में वह प्रसन्न होने पर अलग अलग आवाज़ें निकालता है। देखिए, प्रारंभ में शिशु प्रसन्न होने पर मुस्कुराता था और बाद में प्रसन्न होने पर शिशु अलग अलग आवाज़ निकालकर बताएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि 2 वर्ष का शिशु सांप से नहीं डरता है, परंतु धीरे धीरे उसमें भय का विकास होता है और 3 वर्ष तक की अवस्था में वह सांप, अंधेरा, अकेलापन आदि से डरना प्रारंभ कर देता है। तो आप लोगों को याद रखना है, 3 वर्ष तक की अवस्था में जो शिशु होता है वो सांप, अंधेरा, अकेलापन आदि से डरना प्रारंभ कर देता है। इसके बाद हम लोग बाल्यावस्था में बच्चों में संवेगात्मक विकास के बारे में देखते हैं। तो देखिए, बाल्यावस्था में बच्चे संवेगों पर नियंत्रण और प्रदर्शन करना सीख जाते हैं। आप लोगों को याद रखना है, बाल्यावस्था में बच्चे संवेगों पर नियंत्रण और प्रदर्शन करना सीख जाते हैं क्योंकि बच्चों का सामाजिक संपर्क यहाँ पर बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। देखिए, शैशवावस्था की तुलना में बाल्यावस्था में बच्चे अपने संवेगों को अधिक नियंत्रित रूप से व्यक्त करना सीखते हैं और दूसरों के संवेगों को समझने लगते हैं। देखिए, सामाजिक अनुमोदन पाने की इच्छा और घर के बाहर अधिक संपर्क होने के कारण वे सामाजिक रूप से स्वीकृत तरीके से अपने संवेगों को व्यक्त करना सीखते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि बाल्यावस्था में बच्चों के संवेग अधिक निश्चित और स्थिर होते हैं, लेकिन कम शक्तिशाली होते हैं। आप लोगों को याद रखना है, बाल्यावस्था में बच्चों के संवेग अधिक निश्चित और स्थिर होते हैं, लेकिन कम शक्तिशाली होते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस अवस्था में बच्चा जब 6 वर्ष तक की उम्र में होता है तो वो अपने क्रोध को नियंत्रित करना सीख जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है, इस अवस्था में बच्चा 6 वर्ष तक की उम्र में अपने क्रोध को नियंत्रित करना सीख जाता है। इसके बाद आप लोगों को याद रखना है, इस अवस्था में बच्चे का संवेगात्मक विकास परिवार, विद्यालय के वातावरण से व्यापक रूप से प्रभावित होता है। तो आप लोगों को याद रखना है, बाल्यावस्था में बच्चे का संवेगात्मक विकास परिवार, विद्यालय के वातावरण से व्यापक रूप से प्रभावित होता है क्योंकि ये दोनों ही बच्चे के प्रारंभिक जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक समूह हैं, जहां वह भावनात्मक बुद्धिमत्ता, मूल्यों और सामाजिक व्यवहार को सीखता है। परिवार पहला विद्यालय है जहां वह प्रेम, सुरक्षा और अस्वीकृति जैसे भावनाओं का अनुभव करता है, जबकि विद्यालय में वह दोस्ती, सहयोग और नियमों को सीखता है जो उसके भविष्य के भावनात्मक और सामाजिक विकास की नींव रखते हैं। इसके बाद हम लोग किशोरा अवस्था में बच्चों में संवेगात्मक विकास के बारे में देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि इस अवस्था में संवेगात्मक विकास में तीव्र गति से परिवर्तन होता है। और यह परिवर्तन क्यों होता है? तो हार्मोनल बदलाव और शारीरिक परिपक्वता के कारण मूड में उतार चढ़ाव, अस्थिरता और भावनाओं की प्रबलता होती है, जिसके कारण संवेगात्मक विकास इस अवस्था में तीव्र गति से परिवर्तित होते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस अवस्था में प्रेम, दया, क्रोध, सहानुभूति आदि संवेग स्थायी रूप धारण कर लेते हैं और वे इन पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है, किशोरावस्था में प्रेम, दया, क्रोध, सहानुभूति आदि संवेग स्थायी रूप धारण कर लेते हैं और वे इन पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। इसके बाद आप लोगों को याद रखना है, इस अवस्था में काम प्रवृत्तियां बहुत तीव्र होती है। आप लोगों को याद रखना है, किशोरावस्था में काम प्रवृत्तियां बहुत तीव्र गति से परिवर्तित होती है। इसके बाद हम लोग बच्चों के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कुछ कारक को देखेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से कारक बच्चों के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। तो आप लोगों को पहले नंबर पर याद रखना है बच्चे का सामाजिक वातावरण, दूसरे नंबर पर याद रखना है पारिवारिक वातावरण,
तीसरे नंबर पर याद रखना है शारीरिक वातावरण, चौथे नंबर पर याद रखना है सामाजिक आर्थिक स्तर, पांचवें नंबर पर याद रखना है लिंग, छठवें नंबर पर याद रखना है परिवार का आकार, सातवें नंबर पर बुद्धि, आठवें नंबर पर व्यक्तित्व, नौवें नंबर पर थकान और भूख और 10वें नंबर पर आत्मविश्वास याद रखना है। तो आप लोगों को बच्चों के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक याद रखना है, तो ये 10 कारक आप लोगों को अच्छे से याद रखते हुए चलना है। इसके बाद हम लोग संवेगात्मक विकास से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है, जो कि एग्जाम में पूछा जा चुका है, व्यवहार का संवेगात्मक पहलू सीखने के भावनात्मक पक्ष से संबंधित है, क्योंकि यह भावनाओं, दृष्टिकोणों, मूल्यों और प्रेरणा जैसी भावनात्मक चीज़ों को संदर्भित करता है, जो सीखने की प्रक्रिया और व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है। आप लोगों को याद रखना है, व्यवहार का संवेगात्मक पहलू सीखने के भावनात्मक पक्ष से संबंधित है। इसके बाद आप लोगों को याद रखना है, एक भावनात्मक रूप से संतुलित छात्र कक्षा कक्ष में अपने सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण सहसंबंध रखेगा। तो ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है, एक भावनात्मक रूप से संतुलित छात्र कक्षा कक्ष में अपने सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण सहसंबंध रखेगा, क्योंकि वे दूसरों की भावनाओं को समझते हैं और प्रभावी ढंग से बातचीत कर सकते हैं। इसके बाद आप लोगों को याद रखना है संवेगात्मक बुद्धि, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि संवेगात्मक बुद्धि क्या होता है। तो स्वयं की एवं दूसरों की भावनाओं अथवा संवेगों को समझने या व्यक्त करने और नियंत्रित करने की योग्यता क्या कहलाती है? संवेगात्मक बुद्धि कहलाती है। आप लोगों को याद रखना है, स्वयं की एवं दूसरों की भावनाओं अथवा संवेगों को समझने या व्यक्त करने और नियंत्रित करने की योग्यता क्या कहलाती है? संवेगात्मक बुद्धि कहलाती है। इसके बाद आप लोगों को याद रखना है, संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन सैलोवे तथा मेयर ने किया था। आप लोग को याद रखना है, संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन सैलोवे तथा मेयर ने किया था। इसके बाद आप लोगों को याद रखना है, संवेगात्मक बुद्धि के वर्तमान स्वरूप को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो अमेरिकन मनोवैज्ञानिक डेनियल गोलेमैन को जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है, संवेगात्मक बुद्धि के वर्तमान स्वरूप को लोकप्रिय बनाने का श्रेय अमेरिकन मनोवैज्ञानिक डेनियल गोलेमैन को जाता है। इसके बाद आप लोगों को याद रखना है, डेनियल गोलेमैन ने संवेगात्मक बुद्धि के 5 कौशल बताए हैं, और ये 5 कौशल कौन कौन से हैं? तो पहला है स्वबोध, दूसरा है स्वनियमन, तीसरा है सामाजिक कौशल, चौथा है समानुभूति और पांचवा है अभिप्रेरणा। तो आप लोगों को याद रखना है ये 5 कौशल के नाम, पहला स्वबोध, दूसरा स्वनियमन, तीसरा सामाजिक कौशल, चौथा समानुभूति और पांचवा अभिप्रेरणा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है, और वो प्रश्न किससे संबंधित है? तो वो है संवेग से संबंधित जेम्स लेंज का सिद्धांत। तो हम लोग देखते हैं कि जेम्स लेंज का सिद्धांत क्या है। तो हम लोग देखते हैं कि इस सिद्धांत को देने वाले कौन थे? तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक विलियम जेम्स एवं कार्ल लेंज हैं, और इस सिद्धांत के अनुसार संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार पहले संवेगात्मक व्यवहार होता है और उसके बाद संवेगात्मक अनुभूति होती है, अर्थात संवेगात्मक अनुभूति का होना संवेगात्मक व्यवहार पर निर्भर करता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि संवेग और संज्ञान परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, अर्थात सन्निहित होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है, संवेग और संज्ञान परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। तो यह था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने बच्चों का संवेगात्मक विकास के बारे में अध्ययन किया है। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।